पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड की 81 सीटें और झारखंड की 81 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। सभी सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर कहें तो महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव ही समाप्त हो चुका है। अब बस नतीजों का इंतजार है। महाराष्ट्र पर भी सबकी निगाहें हैं और झारखंड पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। देखिए, महाराष्ट्र से ज़्यादा झारखंड पर निगाहें हमारी इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि झारखंड के जो चुनाव नतीजे होंगे उसका बहुत असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और बिहार उपचुनाव के नतीजों का तो जाहिर है पड़ेगा ही। बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, लेकिन झारखंड में क्या होने जा रहा है? अलग अलग सर्वे और अलग अलग एग्जिट पोल, और उस एग्जिट पोल में फिर अलग अलग दावा, अलग अलग आकलन। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे जो ये बता रहा है कि झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार की वापसी हो रही है। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, संभावित नतीजों को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर बातचीत होगी। सर, क्या लग रहा है? सर्वे अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चैनलों पर जो दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग सर्वे हैं। कोई ये बता रहा है, एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि नहीं, झारखंड में सरकार बन रही है, हेमंत सोरेन की वापसी हो रही है। कोई बीजेपी को बढ़त दे रहा है, एनडीए को बढ़त दे रहा है। देखिए, आपने ठीक कहा कि एक्सिस इंडिया का जो सर्वे है उसमें 53 सीटें दिखाई गई हैं इंडिया गठबंधन को, और एनडीए को 25 सीटों पर जीत दिखाई गई है। तो ये तो पहले जैसा ही रिजल्ट है लगभग, क्योंकि पिछले चुनाव में भी मुझे जहाँ तक याद है बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, जेएमएम को 30 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 सीटें आई थी। तो आसानी से जेएमएम की सरकार बन गई थी। इस बार एक्सिस इंडिया दिखा रहा है कि 53 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हो रही है। इसका कारण ये है, आधार ये है कि वहाँ पर एक ही मुद्दा चुनाव में सबसे अहम था। एक तो था माई योजना, माई सम्मान योजना, जिसके तहत हेमंत सरकार 1000 रुपया महिलाओं को देती है। बीजेपी ने उसकी काट की कोशिश की और कहा कि जब उसकी सरकार आएगी तो ये राशि बढ़ाकर 2000 कर दी जाएगी। अब दिक्कत ये है कि जनता को तय करना है कि भाई बीजेपी के वादे पर भरोसा है या जो हेमंत सरकार दे रही है वर्तमान में उस पर ज़्यादा भरोसा उन्होंने जताया है। तो झारखंड में तो भाई आदिवासियों का बोलबाला है। एक मामला और है सर, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच पे रोक रहा हूँ। झारखंड में लोगों से बातचीत की, बिजली बिल माफ़ी की योजना भी बड़ा फैक्टर है। और कोरोना संकट में हेमंत सोरेन जिस एक्शन में नज़र आए थे, कोरोना संकट में जो काम किया, और आपसे ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि खासकर बिहार के किसी पत्रकार ने या बिहार के किसी चैनल ने उस वक्त में हेमंत सोरेन का इंटरव्यू लिया तो वो आप थे। झारखंड के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया था कोरोना संकट में आपने, और आपने बड़े करीब से देखा था किस तरह से वो काम कर रहे थे, फ्री में भोजन भी दे रहे थे। ये सवाल भी मुझे याद है, ये सवाल भी आपने पूछा था उनसे। क्या वो भी एक फैक्टर है कोरोना संकट में हेमंत सोरेन की जो भूमिका रही, मतलब उनका जो काम रहा, उसको भी लोगों ने याद रखा है अभी तक? बिल्कुल। कोरोना संकट के दौरान हेमंत सोरेन की एक योजना थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, रसोई से संबंधित। हाँ। तो बहुत लोकप्रिय हुई थी जी। लोगों को मुफ्त खाना मिलता था और उस योजना के कारण पूरे देश भर में हेमंत सोरेन की चर्चा हुई थी, वाहवाही हुई थी। तो खुद जाते थे रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर खुद जाते थे, लोगों को रिसीव करते थे। बिल्कुल, हेमंत सोरेन खुद जाते थे। प्रवासियों को बुलाने की व्यवस्था उन्होंने की और जो प्रवासी आ गए उनके रहने खाने की व्यवस्था की। तो उनकी उस योजना की बहुत तारीफ हुई, लेकिन वो पुरानी बात हो गई है। 2020-21 की बात है, चुनाव हो रहा है 2024 के आखिरी साल में। तो मुझे लग रहा है कि कितना याद होगा लोगों के जहन में, कितनी बात होगी पता नहीं। यहाँ का जो वोटर होता है उसको शॉर्ट मेमोरी होती है। तो इस चुनाव में एक ही बड़ा फैक्टर था कि हेमंत सोरेन को जेल बीजेपी ने भेज दिया। ये मैसेज है आदिवासियों में। वो काम कर रहा था कि क्यों एक आदिवासी नेता को जेल भेज दिया। भले उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचार से जनता को तो कुछ लेना देना नहीं है मुझे लगता है। आज की तारीख में जितने भ्रष्टाचार के आरोपी नेता हैं आप देख ही रहे हैं कि शीर्ष पर हैं। जनता अगर भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाती तो कोई भ्रष्टाचार के आरोपी नेता चुनाव नहीं जीतता।
बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धूल भी तो जाते हैं। नहीं, बीजेपी के साथ जो जाएगा वो न धुलेगा, लेकिन हेमंत तो बीजेपी के साथ गए नहीं। हेमंत नहीं गए, लेकिन हेमंता चले गए, और हेमंता पर भी, अजीत पवार पर भी, इन लोगों पर भी रहा है। बिल्कुल, तो जो आरोप लगते थे भ्रष्टाचार के जिन नेताओं पर, वो बीजेपी के साथ गए, सच बात है। लेकिन जो नहीं गए उनके खिलाफ तो मामले अभी भी हैं, चल रहे हैं, उनकी नाकेबंदी जारी है। चुनाव में भी कई जगहों पे ईडी की रेड हुई है, सीबीआई की रेड हुई, आपको पता ही है। और विपक्ष आरोप, सत्ताधारी दल आरोप लगा रहा है कि ये साजिश है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। अब आदिवासियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ, हेमंत के खिलाफ कार्रवाई को कैसे लिया है, इस पर भी फैसला निर्भर करता है। दूसरी बड़ी योजना थी माई समान योजना, जिसकी चर्चा मैंने की, उसने कितनी अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि पूरे चुनाव में इसी योजना की चर्चा थी, माई समान योजना, 1000 रुपया हर महीने देते हैं। और कोई लीकेज नहीं है। गांव में जब जाकर लोगों से बातचीत की, पता किया, तो लोगों ने बताया, महिलाओं ने बताया कि कोई लीकेज नहीं है। 1000 रुपये सरकार ने ऐलान किया तो 1000 रुपये की राशि अकाउंट में आ जाती है। ये बड़ी बात है। तो पहले क्या होता था, आपको याद होगा राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और लाभार्थी के यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 15 पैसा हो जाता है। तो वो वाली अब स्थिति नहीं है। कम से कम डिजिटल इंडिया में अब सीधे ट्रांसफ़र होने लगा है खाते में पैसा, तो वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। लेकिन भ्रष्टाचार दूसरे स्तर पर है, ठेकेदारी में है, कोयला के कारोबार में है, कई तरह के भ्रष्टाचार के दूसरे रास्ते खुले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ये कोई अहम भूमिका निभाने वाला नहीं है चुनाव के नतीजे में। हेमंत सरकार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, हेमंत को जो जेल भेजा गया है, वो आदिवासियों के लिए बड़ा मुद्दा हो सकता है। सहानुभूति है हेमंत सोरेन के लिए, कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, और ऊपर से योजनाओं का गांव-गांव तक प्रभाव है। हाँ, लेकिन जो अभी परसेंटेज वोटिंग का है वो बहुत ज़्यादा है पिछले चुनाव की अपेक्षा। तो जब ज़्यादा वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो आमतौर पर माना जाता है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। और 13% जो वोटर हैं 18 से 20 सीटों पर बढ़े हैं, युवा वोटर हैं, उन्होंने किसका साथ दिया, और जनता का रुझान चुनाव को लेकर जो बढ़ा, परसेंटेज वोटिंग का बढ़ा, उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, उस पर जीत हार निर्भर करेगी। लेकिन जो वहाँ से फीडबैक आ रहा है स्थानीय पत्रकारों का, लोगों का, वो ये है कि नेक टू नेक फाइट है। इस नेक टू नेक फाइट में एक बार फिर से मौका मिल सकता है हेमंत को। लेकिन बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है इस चुनाव को जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आप और हम आकलन क्या करेंगे, 5000 से कम वोट से जहां हार जीत होगी उसका आकलन तो उम्मीदवार भी नहीं कर पाता है। जहां हार 50,000, 25,000, 20,000 से होगी वहाँ आप आकलन करेंगे ना, जहाँ खुद उम्मीदवार ही नहीं तय कर पा रहा है कि वो जीत रहा है कि हार रहा है। कई एनडीए गठबंधन के नेताओं से, प्रत्याशियों से मेरी बात हुई, वो खुद आश्वस्त नहीं है अपनी जीत और हार को लेकर। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ 200-400 1000 वोट से जीत हार होती हो वहाँ आकलन बेमानी है। और जो एग्जिट पोल होते हैं वो उसका क्या स्तर है आप जानते हैं। ठीक है, 3 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया, 3 तरह के नतीजे। एग्जिट पोल का स्तर मैं बताता हूं सर। लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आ रहे थे। लोकसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग हो गई थी, चिराग पासवान ने लड़ी 5 सीटें बिहार में, उनकी पार्टी ने एग्जिट पोल में उनको 6 सीटें दी जा रही थी। तो जिस पार्टी ने लड़ी ही 5 सीट, उनको 6 सीट दी जा रही थी। वही बोल रहा हूँ कि डेस्क पर बैठ के एग्जिट पोल निकाल देना है वो तो बहुत आसान काम है। झारखंड में हमने तो कोई सर्वे नहीं किया है, हमने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, लेकिन जो वहाँ से फीडबैक आ रहा है, जो नेताओं का फीडबैक है, जो लोगों का फीडबैक है, जो चुनाव के मुद्दे थे, जो चुनाव को प्रभावित करने वाले कारण थे, उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि हेमंत की फिर से वापसी हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इससे ज़्यादा मजबूती से बीजेपी वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकती थी। और बीजेपी जीतती है तो हेमंत सरकार की चुनौती बढ़ेगी। बीजेपी लंबे समय तक वहाँ स्थापित रहेगी, जान लीजिए।